अंकुश यादव आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में ओम का नियम पढ़ा था और उसमें प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे प्रतिरोध होते हैं उनका संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रतिरोधों का संयोजन हम दो तरीके से करते हैं। एक तो हमारा श्रेणी क्रम होता है, दूसरा हमारा समांतर क्रम होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो मैंने लिखा है जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हम इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में श्रेणी क्रम बोलते हैं। तो चलिए हम इसका पहले परिपथ तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो इस हेडिंग डालेंगे परिपथ। परिपथ देखिए, इसका परिपथ कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, यहां पे हम मान लेंगे कि यहां पे हमारा R1 रेजिस्टेंस है, यहां पे हमारा R2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहां पर हमारा R3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर R3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे तथा इसमें एक कुंजी लगाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक कुंजी K लगा रखी है। ठीक है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। देखिए, मान लेंगे क्या है कि इसमें हमारा R1, R2, R3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तथा इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो हमारी क्या है, I। धारा कैसी प्रवाहित हो रही, I धारा प्रवाहित हो रही है। हमने इसमें एक कुंजी लगाई है तथा बैटरी लगाई है। तो जो ये रेजिस्टेंस है इन पर विभव क्या है, इसका विभव V1 हो जाएगा तथा इसका विभव V2 हो जाएगा तथा इसका विभव V3 हो जाएगा। और इसमें एक बात नोट करके रखेंगे कि जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें धारा का मान क्या होता है, नियत रहता है। लिख लेंगे श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत रहता है। नियत रहता है। धारा का मान क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, परिपथ, पूरे परिपथ में हमारी धारा क्या है, समान रहेगी। ठीक है, कांस्टेंट रहेगी। तो यहां से धारा R1 रेजिस्टेंस से होते हुए R2 रेजिस्टेंस फिर R3 में क्या होगी, समान धारा। तीनों प्रतिरोधों में हमारी समान धारा प्रवाहित होगी तथा जो R1 पर विभव होगा वो V1 हो जाएगा, जो R2 पे होगा वो V2 हो जाएगा और जो R3 पे होगा वो V3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखते हैं। तो हमें पता है कि जब यहाँ पे क्या हो गए, विभव क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कुल विभव। क्या निकालेंगे, कुल विभव। कुल विभव, तो कुल विभव क्या होगा, जो हमारे V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम क्या होता है, लिखेंगे यहां पे ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम हम लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहां से हम जब V1, V2 और V3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी। अतः चूंकि V1 इक्वल टू I इंटू R। आई क्यों, मैंने I की जगह पे I क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो परिपथ बना हुआ है इसमें समान धारा प्रवाहित हो रही है। और V2 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R2 तथा V3 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R3। ठीक है, इसको समीकरण 1 बना लेंगे और ये जो तीनों वैल्यू हमने निकाली हैं इन तीनों वैल्यूज को इस समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो इधर नोट करेंगे
समीकरण एक में v1, v2 तथा v3 का मान रखने पर, तो जब हम तीनों का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो v इक्वल टू क्या दिया गया है, IR दिया गया है, नोट करेंगे v इक्वल टू IR इज इक्वल टू v1 की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो क्या है I इंटू R1, क्या हो जाएगा I इंटू R1। v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से v2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी I इंटू R2 और v3 की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी I इंटू R3। ये हमने यहां से v1, v2 और v3 की वैल्यूज पुट कर दी हैं। ठीक है, अब देखिए इन तीनों टर्म में हमको क्या कॉमन मिल रहा है, तीनों टर्म में हमको I कॉमन मिल रहा है, जो धारा हमारी है वो क्या है, समान बह रही है, तो इसमें से हम I कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस I3। ठीक है, जब हमने इसमें से I कॉमन ले लिया तो यहां से R1 प्लस R2 प्लस R3 बच गया। अब देखिए यहां पर भी I है और यहां पर है, तो I से I कैंसिल हो जाएगी, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल जाएगा। तो ये जो इक्वेशन निकली है ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का समूह निकला है। ठीक है, तो जो इसमें प्रतिरोध होगा, ठीक है, यदि हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को क्या करते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा वो सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होगा। तो ये हमारा यहां से ये हमारी इक्वेशन निकल के आई है श्रेणी क्रम की। ठीक है, इसका यूज बहुत न्यूमेरिकल में होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको ये जो हमने डेरिवेशन किया है इसको आप ध्यान से एक बार दो बार कॉपी पे करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समांतर क्रम। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा हमारा होता है समांतर क्रम। क्या होता है, समांतर क्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जो श्रेणी क्रम में होते आए उसमें धारा का मान नियत होता है, बट यहां पर क्या होगा, यहां पर विभव नियत होगा तथा धारा का मान क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लिख लेंगे यहां पे समांतर क्रम में विभव नियत रहता है, विभव नियत रहता है। ठीक है, समांतर क्रम में विभव क्या रहता है, नियत रहता है। तो हम यहां से आप इसका परिपथ बनाएंगे तो इसका परिपथ कुछ इस प्रकार बनेगा। यहां पे मान लीजिए हमारा R1 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पे हमारा R2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, यहां पे हमारा कुछ R3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, इसको एक बैटरी से जोड़ेंगे अभी। देखिए ये हमारा परिपथ बनके तैयार हो गया है। इस परिपथ में हमने क्या किया है,
तीन रेजिस्टेंस लिए हैं R1, R2, R3 तथा इसमें एक कुंजी लगी हुई है तथा यहाँ पर बैटरी लगाई है। इसमें जो प्रवाहित धारा है वह I है तथा दोनों पॉइंट का विभव क्या है, इस पॉइंट पर विभव है। ठीक है, ये इसके दो टर्मिनल हैं, इस पर हमारा विभव है। ठीक है, तो यहां से जब धारा प्रवाहित होगी तो इस टर्मिनल पे आने के बाद यहां से धारा क्या है, तीन भागों में बट जाएगी। तो जो यहां से धारा यहां पे प्रवाहित होगी वो मानेंगे I1 है तथा यहाँ पे I2 है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रवाहित हो रही है वो I3 है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे कुल धारा निकालनी है। तो जब हम कुल धारा बराबर निकालेंगे, देखिए निकालेंगे कुल धारा बराबर, कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको समीकरण बना लेंगे। ठीक है, समीकरण चाहे तो आप इसको 2 बना लें। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोगों ने समीकरण इसको 2 बना लिया, यहां से कुल धारा क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो अब हम ओम के नियम से क्या करेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से देखिए ओम का क्या नियम होता है, ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई आर। ठीक है, आर को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक है, क्या निकल के आएगा, I इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक है, यहां से हम I1, I2, I3 की वैल्यूज निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, तो निकालेंगे I इक्वल टू I1 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1। चूंकि हमारी क्या है, यहाँ पर विभव हमारा समान है इसलिए विभव क्या रहेगा, V ही रहेगा। I2 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R2 तथा I3 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R3। जो ये I1, I2, I3 की वैल्यूज निकल के आई हैं, इसको हम कहां पुट कर देंगे, समीकरण 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो I1, I2 और तथा I3 की वैल्यूज पुट करने पर लिखेंगे समीकरण 2 में I1, I2 व I3 का मान रखने पर चलिए वैल्यूज पुट करते हैं समीकरण 1 में। तो देखिए I इक्वल टू का क्या दिया गया, V अपॉन आर। I इक्वल टू दिया गया है V अपॉन आर। I1 की वैल्यूज क्या है यहाँ पे, V अपॉन R1 तथा I2 की वैल्यू है V अपॉन R2 तथा I3 की वैल्यू है V अपॉन R3। ठीक है, यहां से हमको ऊपर से क्या कॉमन मिल रहा है, V कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, V कॉमन मिला, तो V को हम कॉमन ले लेंगे तो यहां से हमारा बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, यहां से V कैंसिल हो जाएगा और यहां से हमारा बचेगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारी जो इक्वेशन आई है ये क्या है, ये समांतर क्रम में प्रतिरोधों का समूहन है, संयोजन है। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी क्या निकल के आई है, जो हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों का समूहन निकालते हैं, कुल प्रतिरोध यहां से निकल के आएगा समांतर क्रम में। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो यदि हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर यह है कि यदि हम तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तथा उन्हीं को समांतर क्रम में जोड़ें, तो जो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है वो समांतर क्रम की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। एक बार फिर से नोट कर लेंगे, यहां पे लिख लेंगे नोट करके,
लिखेंगे यदि यदि तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम तथा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो श्रेणी क्रम में उसका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम की तुलना में ज्यादा होगा क्या लिखा मैंने यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, यदि तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो श्रेणी क्रम में उसका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम की तुलना में ज्यादा होगा। इसीलिए जो हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन होता है वो क्या होता है, समांतर क्रम में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है, प्रतिरोधों का मान क्या होता है, कम होता है। इसलिए जो है हमारे घरेलू परिपथ जो घर में वायरिंग की जाती है वो क्या की जाती है, किस क्रम में की जाती है, समांतर क्रम में की जाती है। ठीक है, तो इसके और भी अन्य फायदे हैं, इनको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर आपको इसको नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लें। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, घरेलू परिपथ। घरेलू परिपथ में जो हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, लिखेंगे घरेलू परिपथ। हेडिंग डालेंगे घरेलू परिपथ। तो जो हम घर में अपने इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, किस क्रम में करते हैं। ठीक है, तो हम समांतर क्रम में करते हैं। कैसे करते हैं, समांतर क्रम में करते हैं। समांतर क्रम, किस क्रम में करेंगे, समांतर क्रम में करेंगे। तथा एक बात याद रखेंगे, एक यहाँ पे छोटा सा जर्नली हम परिपथ बनाते हैं। देखिए, समांतर क्रम में क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, इसमें हमारा एक मेन वायर होता है तथा दूसरा न्यूट्रल वायर होता है। ठीक है, इसको लाइट वायर बोलते हैं तथा इसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं। तो जब भी हमको इलेक्ट्रिफिकेशन करना होता है अपने घरों में तो हम सामान्य तौर पे क्या करते हैं, वो समांतर क्रम में भी होता है। जैसे कि अगर हमको क्या करना है, इसमें कोई भी डिवाइस लगाना है, कोई भी अगर हम इसमें डिवाइस लगाएं, जैसे टीवी है, फ्रिज है, कूलर, कुछ भी चलाना है हमको, तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक हम न्यूट्रल से लेते हैं, एक वायर न्यूट्रल से लेंगे तथा एक हम लाइव वायर लेंगे। ठीक है, तो इससे हम एक डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं तथा दूसरा क्या करते हैं, दूसरा जैसे हमको यहाँ पे कोई डिवाइस लगानी है तो एक हम दूसरा फिर से लेंगे लाइव वायर से और दूसरा न्यूट्रल वायर से ले लेंगे। यहाँ पे एक डिवाइस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक डिवाइस ऐसे लगा देंगे। तो ये जो डिवाइस लगाई गई हैं इसमें क्या है, इसमें धारा हमको समान मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए अभी जैसे हम इसमें क्या करें, तथा इसमें क्या होगा कि प्रतिरोध का मान क्या होता है, प्रतिरोध का मान कम होता है, या लिख सकते हैं प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होता है। और जब प्रतिरोध कम होता है तो मुझे पता है कि धारा क्या होती है, ज्यादा होती है। करंट क्या है, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमको धारा समान मिलेगी, कहीं पर भी कम या ज्यादा नहीं मिलेगी, धारा क्या होगी, समान मिलेगी। मान लीजिए अभी मैं इसी परिपथ को क्या करूं,
कि समांतर क्रम के बजाय श्रेणी क्रम में कर दूं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक बना लेते हैं छोटा सा डायग्राम। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक बल्ब लगा दिया है, ये एक बल्ब लगा हुआ है, दूसरा बल्ब ये लगा हुआ है। थोड़ा सा सही बना लेते हैं, वैसे भी मेरी आर्ट सही नहीं है। ठीक है, एक ये बल्ब लगा दिया है। ठीक है, ये क्या हुआ है, एक मेन वायर है, इस वायर से सारे बल्ब कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें कोई भी इस परिपथ में क्या होगा, इसमें एक पहली बात तो ये हुई कि इसमें प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा, तथा अगर हमारा कोई भी एक बल्ब मान लीजिए यहां से एक वायर क्या हुआ, शॉर्ट हो गया, तो क्या होगा कि आगे के भी बल्बों पे क्या होगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि सारे के सारे बल्ब नहीं जलेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका एक फायदा यह है कि अगर कोई एक डिवाइस हमारा खराब हो जाता है तो आगे की कोई भी डिवाइस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तो फायदा इसका ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि जो धारा होती है हमको समान धारा मिलेगी, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो पहले है उसको ज्यादा, उसके बाद उससे कम, उससे कम, लेकिन लास्ट में अंततः क्या होगा कि वो धारा का मान वहां पे सबसे कम हो जाएगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वहां से हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके एक तो ये फायदा हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है मैंने कि प्रतिरोध का मान कम होता है समांतर क्रम में, तथा क्या होती है, धारा समान मिलती है। लिख लेंगे, धारा समान मिलती है। धारा समान मिलती है। फर्स्ट पॉइंट ये बना लेंगे, सेकंड ये हो जाएगा, तथा तीसरा पॉइंट लिखेंगे, समांतर क्रम में यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है, यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो अन्य उपकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये इसके 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध का मान हमारा कम होता है तथा धारा समान मिलती है, और समांतर क्रम में एक विशेष फायदा यह है कि अगर कोई भी आपका एक डिवाइस खराब हो जाता है तो अन्य डिवाइस पे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हम घरेलू परिपथ में इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं वो किस क्रम में करते हैं तथा उसका क्या उपयोग है या क्या उसका फायदा है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि जो हम घरेलू परिपथ में इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं वो समांतर क्रम में करते हैं, तथा इसमें धारा का मान क्या होता है, धारा का मान समान रहता है, तथा अगर यदि इसमें कोई एक उपकरण खराब हो जाता है तो दूसरे उपकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तथा इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से देख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।